गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का वार्म वेलकम मेरी केमिस्ट्री की क्लास में, नाम जिसका डियर केमिस्ट्री, और बच्चों केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चैप्टर। आज आप लोगों की इंतज़ार लगभग ख़त्म होगा। इंतज़ार इस बात का, कई बच्चों ने मुझे पर्सनली पूछा फ़ोन करके कि सर चैप्टर ख़त्म कब होगा। बच्चों अगर पढ़ाया जाए, आपको पता है कि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, और अगर इसके हर एक टॉपिक को प्रॉपरली कवर किया जाए, हर एक टॉपिक के न्यूमेरिकल लगाए जाए, तो इसमें कम से कम 20 लेक्चर और बनते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें क्लासरूम के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। आइएगा जब हमारे पास, तब मैं क्लासरूम में लगवाऊँगा। कोशिश आज मेरी होगी कि आज इस चैप्टर को मैं वाइंड अप कर सकूँ। भले वीडियो 50 मिनट 55 मिनट की क्यों ना हो जाए, लेकिन कोशिश मेरी होगी कि आज इस चैप्टर समाप्त किया जाए। इस चैप्टर की समाप्ति में मैं आपको पहले बता दूं कि जो सिलेबस रिलेटेड चीज़ें थी आपकी, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इवन ऑल बोर्ड्स कह सकते हैं, सिलेबस की सारी चीज़ों को मैंने आपको पढ़ा दिया। डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस में, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सबकी डिटेल स्टडी मैंने आपको करा दी। आज जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ अपग्रेडेड चीज़ें जिनकी ज़रूरत इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन जो बच्चे नीट दे रहे हैं या और भी कंपटीशन में आगे जा रहे हैं, या जो बच्चे आगे ग्रेजुएशन करेंगे, तो वहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कुछ पॉइंट्स में उन खास चीज़ों को आज कवर करेंगे। ध्यान से आप इसे समझेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वास्तव में, वो टॉपिक है सब स्पेशल पॉइंट्स। मतलब कह सकते हैं कि आज का वीडियो ही स्पेशल है, क्योंकि स्पेशल पॉइंट्स में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, जैसे कल चर्चा हुई कि थर्ड ऑर्डर से ऊपर की रिएक्शन जनरली नहीं होती। उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ एक्सेप्शन आज आपको बता रहा हूँ। मैं आपको 2 रिएक्शन ढूंढ के लाया हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा, जिनका ऑर्डर 4th होता है। अब 4 कैसे होता है? इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन को देखकर नहीं पता जा सकता है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के द्वारा ही पता कर सकते हैं कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर कितना है। तो क्योंकि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पे हमने क्लोज कर दिया था, आज आपको 2 ऐसी रिएक्शंस का एग्जांपल दे रहा हूं जो 4th ऑर्डर की होती हैं। ये एक्सेप्शन के रूप में आप याद रखेंगे। तो आज की अपनी हेडिंग है स्पेशल पॉइंट्स में पहला पॉइंट, reactions having order equal to 4। मतलब आप कह सकते हैं 4th ऑर्डर। केवल 2 इसके स्पेशल एग्जांपल मुझे ढूंढे मिले, वो दोनों मैं आपको बताऊंगा। पहला केस है बच्चों, 2 स्पेशल केसेस, 2 स्पेशल रिएक्शंस जिनकी ऑर्डर 4th होती है, उनको आप देख सकते हैं। पहला जो रिएक्शन है, दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। ये पोटेशियम परक्लोरेट बन रहा है और पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। वास्तव में इस रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट लॉ, रेट R equal to K into concentration of KClO3 raised to power 4. This is rate law. Rate law for this reaction. Rate law का मतलब इसमें जो भी वैल्यू लिखी गई है, जो भी पावर लिखी गई है, this is experimentally determined value. So order of reaction with respect to potassium chlorate will be equal to 4। ऑर्डर इक्वल टू। अब दूसरा केस देते हैं हम लोग, ब्रोमाइड आयन, ब्रोमेट आयन, हाइड्रोजन आयन। AQ स्टैंड्स फॉर एक्वस। सब एक्वस सोल्यूशन में लिए गए हैं, ब्रोमीन लिबरेट हो रही है और वाटर बन रहा है। इस केस में जो रेट लॉ है,
यानी रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू K इंटू, आप देखते हैं यहाँ 5 Br माइनस 100 हो रहे हैं, लेकिन इसके केवल 2 आयन ही रीडिटर्मिनेशन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, पावर 2 इंटू BrO3 माइनस इंटू H प्लस पावर 2। तो बच्चों रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन R इक्वल टू K, द रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, ब्रोमाइड आयन की पावर 1, क्योंकि यहाँ 5 ब्रोमाइड आयन आपको शो हो रहे हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, ब्रोमाइड आयन की पावर 1 और हाइड्रोजन आयन की पावर 2, यानी दिखने में 6 दिख रहे हैं, बट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया कि इसके 2, इसके 1 और इसके 1 मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। ये रेट लॉ है, दिस इज रेट लॉ। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, सभी पावर्स को सम करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 2, दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 4। सो बच्चों, these are the two special cases which have ऑर्डर इक्वल टू। अब आपको हम एक और अलग केस बताते हैं जो ऑर्डर से रिलेटेड नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा था ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेज। मैंने इस टॉपिक को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से आपको समझाया। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ एनी रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेज बताया गया, whether the reaction is endothermic or it is exothermic। एक केस ऐसा है जहां पर टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है, इकलौता केस इसका एक्सेप्शन है, तो आप इसे भी नोट करेंगे। दूसरा केस, स्पेशल केस से चल रहा है, दूसरा स्पेशल केस, रिएक्शन हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपनी तरफ से पढ़ाने में कोई कमी नहीं की। आपने समझने में, पढ़ने में कमी की हो तो ये आपकी प्रॉब्लम, इसलिए मैं अच्छे से ही बोल रहा हूँ। 15, 16, 17, 18 वीडियो अगर एक चैप्टर की हो जा रही हैं तो कोशिश मैंने यही की है कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाए वो आपकी समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में अभी आया तो उसको आप कहीं मार्क करके रखिए और क्लासेस खुलने पर हमसे सीधे संपर्क करें। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का इकलौता एग्जांपल NO प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू NO, NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस हाफ O2 इक्वल टू NO। This reaction has negative temperature coefficient because on increasing temperature of this reaction, rate of reaction slightly डिक्रीज, स्लाइटली डिक्रीज, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा कम होता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किसी भी टाइप का मतलब एक्सोथर्मिक हो एंडोथर्मिक हो, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ेगा। लेकिन ये इकलौता ऐसा केस है जहां टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ दिस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन स्लाइटली डिक्रीज, थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये दूसरा स्पेशल केस था आपके सामने। अब हम लोग थर्ड स्पेशल केस पर पहुंचे। बच्चों, जो थर्ड केस मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपका पढ़ा हुआ केस है। हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर सभी प्रकार के रिएक्शन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट स्मॉल के की यूनिट सभी में निकाला।
यूनिट इसलिए निकाला कि एक क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, द रेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कुछ भी आ सकता है। अब सवाल ये है कि क्या इतना सारा आपको याद रहेगा? बहुत सारी केमिस्ट्री होती है, याद कर रखें न रखें, तो उसका एक तरीका बता दे रहे हैं आपको। आप nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट की यूनिट निकाल लीजिए, nth nवें ऑर्डर, और n की वैल्यू 0 रख दो तो जीरो ऑर्डर के लिए निकल जाएगा, n की वैल्यू 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट या यूनिट वेलोसिटी कांस्टेंट की यूनिट मिल जाएगी। तो तीसरा स्पेशल जो केस है, तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों इसमें एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं, इसमें रिएक्टेंट की n मॉलिक्यूल्स। Consider a reaction Na is equal to products। n मॉलिक्यूल लिया गया है, n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, सॉरी 0 नहीं हो सकती है, 1 2 3 4 हो सकती है। 0 मेरे मुंह से निकल गया, 0 ऑर्डर के रेफरेंस में। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इसका एक मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज रिएक्शन के दौरान ना हो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो जाए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम रेट लॉ लिखते हैं, रेट R इक्वल टू dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम। dx है चेंज इन कंसंट्रेशन और dt है टाइम इंटरवल। अलग बात है स्मॉल d बहुत ही स्मॉल टाइम डिफरेंस या स्मॉल कंसंट्रेशन डिफरेंस के लिए लिया जाता है, जिसको कहता है इनफाइनेटेसिमल चेंज, यानी किसी भी चेंज के इनफाइनाइट पार्ट कर लो, उसका एक छोटा सा पार्ट बाहर निकाल दो। एंड दिस इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A पावर n। अब आपको फाइनली मिला, लिख सकते हैं आप dx अपॉन dt इक्वल टू k A रेज टू पावर n। dx क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो यूनिट लिखी जाएगी, किसकी लिखी जाएगी? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन पावर n। कंसंट्रेशन की पावर यहां पे हो गई मोल पर लीटर अपॉन टाइम का सेकंड हो गया इक्वल टू k इंटू मोल पर लीटर पावर n। यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, इस साइड में इधर ला रहे हैं, देन k इक्वल टू, सॉरी डायरेक्ट k नहीं, मैनुअल वर्क कर लेते हैं। तो ये हो गया k इक्वल टू मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड इंटू मोल पर लीटर पावर n। इस मोल पर लीटर को ऊपर ले जाएंगे तो हो गया मोल पर लीटर, इसका पावर 1 है, इसका n है, ये हो गया 1 माइनस 1, और सेकंड को भी ऊपर ले आ जाएंगे तो सेकंड माइनस 1। क्या है बच्चों? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। n इक्वल टू, यहाँ पर n की वैल्यू 0 1 2 3, ये हम लोग, तो दिस इज द यूनिट ऑफ nth रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। क्या लिखा? k इक्वल टू मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। सपोज करिए कि हम इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर अप्लाई करते हैं। ये हमको ये याद होना चाहिए, मतलब ये याद रखना है। अगर ये याद है तो किसी भी ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n इक्वल टू 1 यहां रखते हैं, तो k इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस n की जगह 1 इंटू सेकेंड माइनस 1। ये हो गया
मोल पर लीटर की पावर 0 सेकेंड मैक्सिमम। किसी भी संख्या की पावर 0 1 होती है तो ये वैल्यू आ गई पर सेकेंड। और आपने निकाला भी है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर या पर ईयर या पर डे कुछ भी हो सकती है, यानी टाइम इनवर्स होती है। तो इस तरीके से आप जीरो ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हैं। तो एक थर्ड इंपॉर्टेंट केस था। अब अगले केस पर आते हैं बच्चों। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट केस है, स्पेशल केस है, इसमें हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन, हमारे पास हम लोगों ने सिंपली इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही रेट लॉ निकाला। हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती हैं, पैरेलल रिएक्शन हो सकती हैं, कंसेक्यूटिव रिएक्शन हो सकती हैं। ये ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके लिए भी रेट लॉ, इनकी स्टडी जनरली हम लोग हायर क्लासेज में, इवन बीएससी थर्ड ईयर में पहुंचते पहुंचते बच्चे करते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज में डिटेल में की जाती है। यहाँ पर हम आपको केवल शार्ट में हिंट देंगे कि क्या कैसे करना है। तो फोर्थ केस है रेट लॉ फॉर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए रेट। बच्चों इसमें हम रिवर्सिबल रिएक्शन में सबसे कॉमन एग्जांपल जो आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है, H2 और I2 के कॉम्बिनेशन से HI का बनना, वही एग्जांपल ले लेते हैं। तो कंसीडर ए रिएक्शन H2 plus I2 is equal to 2HI. This reaction is made up of two reactions. One is forward reaction, that is H2 plus I2 equal to 2HI, and second one is the backward reaction or reverse reaction, the 2HI equal to H2 plus I2. ये जो रिएक्शन है ये दो रिएक्शन से मिलकर बना हुआ है। मान लीजिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है K2 है, क्योंकि इसमें दोनों रिएक्शन। तो जो नेट रेट ऑफ रिएक्शन होगा पूरे रिएक्शन का, जो नेट रेट ऑफ रिएक्शन होगा, दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। देयरफॉर नेट ROR इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन से बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को घटा दिया जाए तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। और नेट रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन हम लोग ले रहे होते हैं तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 plus I2। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम लोग प्रोडक्ट के केस में लिखें तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है यानी कि अपीयर होता है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो दिस इज 1/2 d कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन dt। इक्वल टू H2 डिसअपीयर हो रहा है और इसका एक ही मॉलिक्यूल है, माइनस d कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt इक्वल टू I2 भी डिसअपीयर हो रहा है, इसका एक ही मॉलिक्यूल है, माइनस d अपॉन dt कंसंट्रेशन ऑफ I2। एंड दीज ऑल थ्री टर्म्स 1/2 d upon dt concentration of HI minus d upon dt concentration of H2 minus d upon dt concentration of I2, these all three terms represent the rate of reaction। इनमें से कोई एक टर्म भी रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है, एंड दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K1 है, K1
into concentration of H2 concentration of I2 minus K1 माइनस बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K2 है, K2 कंसंट्रेशन ऑफ HI पावर 2। ये है इस कंप्लीट रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए नेट रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर इसमें हम मान लीजिए निकालना चाहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI क्या होगा? इतनी वैल्यू गौर से देखिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI विल बी इक्वल टू D अपॉन dt कंसंट्रेशन ऑफ HI। जब हम 1/2 लगाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बताने के लिए होता है। इसको हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में विधिवत समझाया है। अगर आपको कोई डाउट है तो स्टार्टिंग की फर्स्ट सेकंड लेक्चर्स आप वीडियो देखिए, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो अगर यहां से हमको मान लीजिए निकालना है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI के बनने की दर इक्वल टू D अपॉन dt कंसंट्रेशन ऑफ HI। ये जो वैल्यू लिखी है यही कहती है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI इक्वल टू दिस। अब आप देखिए आपके पास जो वैल्यू है ये 1/2 में है, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस एंड दिस ऑल इक्वल टू दिस। तो ये 2 उठा करके इधर ले आइए तो हो जाएगा 2 इंटू, और यहां जो भी वैल्यू लिखी हुई है कर्सिव ब्रैकेट के अंदर K1 कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ I2 माइनस K2 कंसंट्रेशन ऑफ HI। इस तरह से ये वैल्यू मालूम है तो ये निकल जाएगा, इनमें से कोई वैल्यू मालूम है तो इधर निकाल सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हम करेंगे कैसे। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन आएगा तो उसमें हम नेट रेट ऑफ रिएक्शन या जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसका फॉर्मेशन या अगर कोई रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा वो हम इस इक्वेशन की सहायता से निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये फोर्थ इंपॉर्टेंट स्पेशल केस था। आप रिवर्सिबल रिएक्शंस के बाद में हम आते हैं पैरेलल रिएक्शंस पे, जो 5वां केस होगा। रेट लॉ फॉर पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन में बच्चों हम एक केस लेते हैं कि सपोज करिए एक सब्सटेंस A है B में कन्वर्ट हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट K1। ये सब्सटेंस A C में कन्वर्ट हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट K2। A D में कन्वर्ट हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट K3 एंड so on। जनरली हमें 2 ही केसेस में काम हमारा चल जाता है, लेकिन हमने एक 3 भी ले लिया है कि सब पैरेलल रिएक्शंस है। एक ही सब्सटेंस अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और अलग अलग प्रोडक्ट के बनने का जो रेट है वो अलग अलग है, तो सबके लिए रेट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग अलग है। अब अगर हम इसके लिए रेट लॉ लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? नेट रेट ऑफ द रिएक्शन, नेट रेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा K1 और इसके लिए रिएक्टेंट है A, कंसंट्रेशन ऑफ A, प्लस दूसरा आ गया K2 कंसंट्रेशन ऑफ B, प्लस तीसरा आ गया अगर जरूरत है तो K3 कंसंट्रेशन ऑफ A। इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस so on। और इसमें कॉमन हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ, ये जो लिखा है K1 प्लस K2 प्लस K3 जितनी भी हो, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, इसको कहते हैं नेट रेट कांस्टेंट और
एवरेज रेट कांस्टेंट, ये नेट रेट। इस तरह से कोई रिएक्शन है। अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल भी कराऊंगा। अब इसमें अगर हम देखना चाहें कि बी की परसेंटेज जो बनी, ए से बी बन रहा है, ए से सी बन रहा है, ए से डी बन रहा है, बी का परसेंटेज कितना होगा, डी, सी का कितना होगा, डी का कितना होगा, उसको भी हम निकालने का फार्मूला आपको बता दे रहे हैं। फिलहाल इतनी बात तो आपकी समझ में आनी ही चाहिए। ये K1 प्लस K2 प्लस K3, इसको नेट रेट कांस्टेंट या एवरेज रेट कांस्टेंट कहते हैं। अब बच्चों मान लीजिए इसमें बी सी के परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो परसेंटेज ऑफ बी किससे बन रहा था, ए से बन रहा था। ए से बी में जो इलास्टिक कांस्टेंट था वो K1 था। परसेंटेज ऑफ बी इक्वल टू K1 अपान K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड सो ऑन इनटू 100। परसेंटेज ऑफ सी बन रहा था ए से सी और इलास्टिक कांस्टेंट K2 था, K2 अपान K1 K2 प्लस K3 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ डी निकालना है, तो डी ए से डी बन रहा था और इसके लिए रेट कांस्टेंट K3 था, K3 अपान K1 K2 प्लस K3 इंटू 100। ये एक सरल सा तरीका हो गया निकालने का पैरेलल रिएक्शन से। अब मैं आपको एक एग्जांपल इस पे करा रहा हूं, आपके समझ में आ गया बच्चों। ये पैरेलल रिएक्शंस का एक बहुत ही सॉफ्ट सा एग्जांपल है। ये सब्सटेंस अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन। याद रहिए फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है ये। एक सब्सटेंस है जो फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन में जा रहा है। द डिकम्पोजिशन फॉलोज टू पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस डिकम्पोजिशन में दो पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, ए से बी और ए से सी, यानी ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी एंड ए इज आल्सो कन्वर्टिंग इनटू सी। When A is converting into B, the rate constant is K1, and when A is converting into C, the rate constant is K2. K1 और K2 की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी गई है और जो K1 K2 की यूनिट लिखी है पर सेकंड, वो इस बात को बता रही है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो पर सेकंड होती है। वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ B एंड C। इस रिएक्शन के बाद रिएक्शन मिक्सचर में बी और सी की कितनी परसेंटेज होगी। देखिए आपको डी यहाँ पर दो ही है, तो तीसरे पर जाने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। इसी फार्मूले का यूज करेंगे। परसेंटेज ऑफ बी इक्वल टू, यहाँ पर दो ही है K1 K2, तो K1 अपान K1 प्लस K2 इंटू 100 और परसेंटेज ऑफ सी K2 अपान, ये फार्मूला है। अगर आप इसे निकालना चाहें तो बी वाला अगर हम निकालते हैं तो वैल्यू देखिए, K1 की वैल्यू है आपके पास 1.26 10 पावर माइनस 4 अपान फिर K1 1.26 10 पावर माइनस 4 प्लस, हम इन दोनों को K1 K2 को ऐड कर रहे हैं तो दोनों की पावर को हम इक्वल कर लेते हैं। 10 पावर माइनस 4 है, इसको भी 10 पावर माइनस 4 कर लेते हैं 3.8, तो 3.8 को हम लिख देते हैं 0.38 और 10 पावर माइनस 4 कर देते हैं इंटू 100। आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये हो गया पहला। और आते हैं परसेंटेज ऑफ सी, डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज ऑफ सी, दिस इज इक्वल टू K2 अपान K1 प्लस K2 इंटू 100 और K2 की वैल्यू आपको पता है, दिस इज 0.38 इंटू 10 पावर माइनस 4 अपान 1.26 10 पावर माइनस 4 प्लस 0.38 टू 10 पावर माइनस 4 इंटू 100। इसे भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। बच्चों अगर सॉल्व करिए तो इसमें और इसमें दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, पावर 10 पावर 4 है और
10⁻⁴ कॉमन ले लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए और उसके बाद इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 10⁻⁴ आसानी से कट जाएगा और आप 100 से मल्टीप्लाई करके b के परसेंटेज निकालते हैं, इट कम्स आउट टू बी 76.13% और c के परसेंटेज जो आई है 23.87%। और भी अच्छा तरीका है, क्योंकि दो ही हैं, जितना भी b मिल गया 100 में से इसको घटा दीजिए, जो बच गया वही c हो गया। कैलकुलेट करने पर भी आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो ये पैरेलल रिएक्शंस का एक केस था, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग पैरेलल रिएक्शंस के बाद आते हैं कंसेक्यूटिव रिएक्शंस के केस को स्टडी करें। कंसेक्यूटिव रिएक्शंस एक के बाद दूसरा होता चला जाए अनवरत रूप से। रिएक्शंस इन व्हिच फाइनल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड थ्रू वन और मोर intermediate steps. Reactions in which final product is formed through one or more intermediate steps are known as consecutive reactions. आप देख सकते हैं, आप एक जनरल रिएक्शन लिखा है, A is converting into B, which in turn is also converting into C. वास्तव में इसमें A रिएक्टेंट है और C प्रोडक्ट। A और C के बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है, इंटरमीडिएट मतलब दोनों के बीच में बना है, जो है B। A से B बनने के दौरान जो रेट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो K1 है, और B से C बनने के दौरान जो रेट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो K2 है। बड़े आसानी से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C ये निकाल सकते हैं, लेकिन जो बीचों बीच में आता है, इसको निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। जरा उसको देखते हैं। मैं इसी रिएक्शन को लेकर थोड़ा मैथमेटिकल उस पे आता हूं और जो डेफिनेशन लिखी है इसे हटा देता हूं। इन दिस रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल टू माइनस d/dt change in concentration of, this is equal to K1 concentration of, rate of appearance of C, rate of appearance of C, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, d/dt कंसंट्रेशन ऑफ C, दिस इज इक्वल टू K2 और इसके C के लिए जो रिएक्टेंट है वो B, कंसंट्रेशन ऑफ, ये क्लियर है, ये क्लियर। इनिशियली इसका अमाउंट पता है, फाइनली ये बन के तैयार हुआ। ये जो इंटरमीडिएट स्टेप है, इसकी कंडीशन थोड़ी ढुलमुल जैसी होती है। इंटरमीडिएट मतलब ये इधर भी है और ये इधर भी है। अब अगर हम B का निकालना चाहते हैं, therefore rate of formation of B, this is equal to d/dt concentration of not, rate of formation of B equal to rate of disappearance of A minus rate of appearance of C. This is equal to K1 concentration of A minus K2 concentration. ये है तरीका। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बनता है वो किस रेट से बन रहा होगा, उसको निकालने का तरीका है कि एक किस रेट से डिसअपियर हो रहा है और फाइनल प्रोडक्ट किस रेट से अपीयर हो रहा है, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का रेट हमको पता चल जाता है। ये आपका थर्ड नेक्स्ट केस था, पांचवा केस कंसेक्यूटिव रिएक्शंस का। कंसेक्यूटिव रिएक्शंस के बाद अब हम आपको बताने वाले हैं, मैंने कल जब आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ा रहा था तो वहां पर ऐसा केस लिया था। हमने आपको बताया था सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में कि द रिएक्शंस इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट डिटरमाइंड बाय टू
सिमिलर और डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। तो हमने जो केस लिया था उसमें ये ले लिया था 2a इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी a प्लस a इक्वल टू प्रोडक्ट। हमने बताया था कि अगर ये डिफरेंट हो जाएंगे तो जो रेट लॉ होगी वो अलग हो जाएगी और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मान भी अलग हो जाएगा। इस केस के लिए आपने सेकेंड ऑर्डर में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ा है, इस केस के लिए नहीं पढ़ा है। और मैंने बताया था कि लास्ट में मैं इसको जरूर बताऊंगा, तो इसका मैं फाइनली बता देता हूं कि कैसे आता है, क्या आता है। बहुत डिटेल तो नहीं पढ़ाना है क्योंकि डिटेल चीज आज के लेक्चर में जो भी चीजें हैं बोर्ड एग्जाम्स रिलेटेड कम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हायर स्टडीज के लिए या एडिशनल स्टडी कह सकते हैं, उसी के ऊपर बताया जा रहा है। तो आपका अगला स्पेशल पॉइंट है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बहुत अच्छे से स्टडी आपने कर रखी है, मैं आपको बस थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट में बता रहा हूं। कंसीडर ए रिएक्शन A प्लस B इक्वल टू प्रोडक्ट्स। यहां पर रिएक्टेंट डिफरेंट, और इसके लिए अगर हम रेट लॉ लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू dx अपॉन dt इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन, यानी एक मोल इसका एक मोल इसका। इस कंसंट्रेशन टर्म का पावर 1, इस कंसंट्रेशन टर्म का पावर 1, और दोनों जोड़ करके हो गए 2, तो रेट। अब ये तो खैर जो हुआ सो हुआ। अब हम लोग जो है इसमें मान लीजिए एट t इक्वल टू 0 इनिशियल अमाउंट ऑफ A इज A मोल पर लीटर, A मोल पर लीटर एंड 0 मोल पर लीटर। एंड एट t में सेकंड पे सपोज करिए इसके x मोल डिकम्पोज हो गए, तो ये सॉरी इसके A और इसके B मान लीजिए, तो ये हो गया A माइनस एक्स, तो ये हो गया B माइनस एक्स। अगर हम सेम मान लेंगे तो पुराना केस ही हो जाएगा, और ये हो गया x मोल पर लीटर। इसके लिए जब हम रेट लॉ लिख करके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट आता है या फाइनल रिएक्शन जो आता है हम आपको वो बताते हैं। इसकी बहुत डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर above reaction is given by Kt equal to, मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको अपने में देखते हैं। बच्चों इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आप पहले पढ़े हैं जब रिएक्टेंट सिमिलर थे। जब रिएक्टेंट्स डिफरेंट होंगे तो क्या होगा। पहला आपका जो रिएक्शन था मैं एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। A प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट एट t इक्वल टू 0 एंड एट t, ये है A B 0 और ये है A माइनस एक्स, ये है B माइनस एक्स और ये है सब मोल पर लीटर। If the value of A is greater than B, रिएक्टेंट A का अमाउंट अगर B से ज्यादा है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। Kt इक्वल टू 2.303 अपॉन A माइनस B log बेस 10 A इंटू B माइनस एक्स अपॉन B इंटू A माइनस एक्स। कंडीशन कब है? when A is greater than B, this amount is greater than this amount। लेकिन अगर पलट जाए, if B is greater than A, B का अमाउंट A से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? पूरा सब कुछ सिस्टम वही है, 2.303 अपॉन A माइनस B की जगह आ गया B माइनस A log बेस 10। जो नीचे का टर्म था वो ऊपर चला गया, ऊपर का टर्म नीचे आ गया, B इंटू A माइनस एक्स अपॉन A इंटू B माइनस एक्स।
बच्चों ये है इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। तो एक स्पेशल केस ये हो गया। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल पे खत्म करता हूँ। न्यूमेरिकल जब मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी में कर रहा था, बता रहा था अच्छे से आपको, तो वहां पर मैंने बताया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर ही ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं। खासकर जो हाफ लाइफ वाला पोर्शन आता है वहां से न्यूमेरिकल आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन पढ़ते हैं, उस पर न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, आप अपनी बुक्स देखिए। किसी भी बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं पर्टिकुलर किसी बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। उससे रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल लगाता हूँ, अदरवाइज आप ये कहेंगे कि न्यूमेरिकल सर ने लगवाया नहीं। ढेर सारे न्यूमेरिकल के लिए आप हमसे संपर्क डायरेक्ट करिए, लेकिन फिलहाल डेमो के लिए एक न्यूमेरिकल बताएंगे और एक इसी न्यूमेरिकल के बाद इस चैप्टर का समापन कर देंगे, जो कि काफी दिनों से चल रहा है। तो हम लास्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। बच्चों एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पर दिख रहा है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, याद रखिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात ही चल रही है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 99% कंप्लीटेड। 99% कंप्लीट होने का मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल पहले रहे होंगे तो 99 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर गए, एक मॉलिक्यूल शेष बचा। 99% कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स। एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जो 10 मिनट में 99% कंप्लीट हो जाता है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9%। अगर 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10 मिनट रखते हैं तो 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितने मिनट लगेंगे, जबकि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, इसको आपको निकालना है। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the integrated rate equation is given by, ये इक्वेशन है k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x बेस। K है रेट कांस्टेंट, T टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, T टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए डेफिनिट अमाउंट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, A इनिशियल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, A माइनस x, T समय के पश्चात T टाइम के बाद कितना रिएक्शन बचा। तो दो केसेस है, एक 99%, एक 99.9%। केस फर्स्ट अलग अलग करके लगाएंगे तो आसानी है। केस फर्स्ट लेट A इक्वल टू 100, ए मतलब इनिशियल अमाउंट 100 और 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। देयरफॉर ए माइनस एक्स इक्वल टू 100 माइनस 99 इक्वल टू 1। देयरफॉर के इक्वल टू K1 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही केसेस फर्स्ट ऑर्डर के हैं, तो K इलास्टिक कांस्टेंट का मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा। K इक्वल टू 2.303 अपॉन T, इस केस में T वैल्यू दी है 10 मिनट, log 100 अपॉन 1 बेस 10 इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 इंटू log 100 की वैल्यू 2 होगी। ये हो गया K। इसको इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। अब केस सेकंड पर आते हैं। केस सेकंड में क्या हो रहा है, 99.9% रिएक्शन हो रहा है। लेट A इक्वल टू 100, देन A माइनस x इक्वल टू 100 माइनस 99.9 इक्वल टू 0. Therefore K इक्वल टू 2.303 अपॉन T, यहाँ पर T अननोन है, आपको निकालना है। log 100 अपॉन 0.1 इक्वल टू 2.303
अपॉन टी log 1000 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू 3 log 1000 की वैल्यू 3 होती है। इसको इक्वेशन सेकेंड करती है। सॉरी थर्ड। अब आपको पता है कि दोनों ही रिएक्शन में जो के की वैल्यू है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है और एक ही रिएक्शन के लिए है। सो बोथ दीज रिएक्शंस मस्ट बी इक्वल, दोनों ही रिएक्शन समान होने चाहिए। दोनों को इक्वल कर दीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3 we get क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.303 इंटू 2 अपॉन 10 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू 3। Therefore, T equal to 10 into 3 upon 2 equal to 15। So बच्चों 99% रिएक्शन के होने में 10 मिनट लगा और 99.9% रिएक्शन के होने में 15 मिनट लगा। इस तरह से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। आप इनको आराम से जितने न्यूमेरिकल चाहिए उतने लगाइए। वैसे भी फिजिकल केमिस्ट्री के जैसे सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है, कोलाइडल है, इन खास पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें न्यूमेरिकल ना हो। तो आप न्यूमेरिकल से भागेंगे नहीं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से some special points about kinetics theory, chemical kinetics also completed, आगे भी खत्म हुआ। इस तरह से अगर देखा जाए तो लगभग 18 से 20 लेक्चर्स के बाद केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हमारा समाप्त हो रहा है। आज हमारे लिए बड़ा दिन है कि एक ठीक ठाक चैप्टर लगभग 18 से 20 लेक्चर्स में समाप्त हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर की सभी वीडियोज पहले लेक्चर से देखेंगे। अगर आपके चैप्टर समझना है तो पहले लेक्चर से लेकर लास्ट तक कॉन्सिक्यूटिवली लगातार इसको देखते जाइए। हमें पूरा विश्वास है कि आपके समझ में केमिकल काइनेटिक्स आ जाएगी। इसके बावजूद भी अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे इसके लिए बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। बाय।